हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इमाइल डर्कहाइम जो कि हमारी वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में हम समझेंगे और उनकी सोशोलॉजिकल थ्योरीज को समझेंगे। तो ये वीडियो जो है वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से बनाया है, एनसीईआरटी बुक क्लास 11, जिसमें आपकी जो दूसरी एनसीईआरटी है जिसमें आपको वेस्टर्न सोशोलॉजी के बारे में पढ़ना है, तो उस सोशोलॉजी का चैप्टर 4 इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट, उससे मैंने ये कंटेंट लिया है। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बुक से इमाइल दरखाइम को स्टडी करने वाले हैं। तो इमाइल दरखाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज नहीं देते बल्कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनकी। तो ये रहे हमारे इमाइल दरखाइम। तो इमाइल दरखाइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इमाइल दरखाइम was born in was born on April 5 in Epinal in the Lorraine region of। तो ये 1858 यानी कि जिस टाइम हमारे यहाँ ब्रिटिश का रूल था उस टाइम पे ये बॉर्न हुए थे। कहाँ पे? फ्रांस में। और ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी है कि सोशोलॉजी कैसे बर्थ लेती है। सोशोलॉजी जब जन्मी थी तब यहाँ पे इंडिया में उस टाइम पे ब्रिटिश का शासन था और हम लोग ऑलरेडी, हमारी सोसाइटी काफ़ी चीज़ें सफ़र कर रही थी और वही चीज़ वहाँ पे जो वेस्टर्न सोसाइटी थी वो भी वही चीज़ों से गुजर रही थी और वहाँ पे सोशोलॉजी का जन्म होता है। तो इमाइल दरखाइम 1858 में बॉर्न होते हैं एपिनल लॉरेन रीजन ऑफ फ्रांस, जो कि जर्मन बॉर्डर के पास है। और 1858 आपको कुछ खास ईयर भी नज़र आता होगा। ये वो ईयर है जहाँ से हमने ब्रिटिश का एक्सट्रीम पीरियड देखा है और जहाँ से हमें ये समझ में आ गया था कि ब्रिटिश जो है वो अब रूल करेंगे इंडिया पे और काफ़ी लंबे समय तक। क्योंकि 1857 में हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है जो कि इंडिया की पूरी पॉलिटी को झकझोर देता है। फिर ये जो इमाइल दरखाइम है ये बॉर्न होते हैं ऑर्थोडॉक्स जेविश फैमिली में, ज्यूज थे ये। तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें सफ़र की होंगी बिकॉज ऑफ जर्मन की जो हिटलर का एक पावर था, जो हिटलर हेट करता था, हिटलर के हेटरेड की वजह से जो नफरत फैलाता था वो ज्यूज के खिलाफ पूरे जर्मनी में। लेकिन खैर ये तो फ्रांस बॉर्डर में हुए थे, फ्रांस में पैदा हुए थे, तो इतना ज़्यादा इन्होंने सफ़र नहीं किया होगा बिकॉज हिटलर जर्मनी में था। जर्मनी के लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था उस टाइम पे। हिज फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वर ऑल रेबीज और जिविश प्रिस्ट। तो इनके जो फैमिली थी वो इस तरीके से कुछ है। इमाइल टू वॉज इनिशियली सेंट टू द स्कूल फॉर ट्रेनिंग रेबीज। ओके, तो इमाइल भी इसी तरीके से जाते हैं और स्टडी करते हैं और फिर उनका यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है। इसके बाद हम ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, इन्होंने क्या पब्लिश किया क्या नहीं पब्लिश किया। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीज़न ऑफ लेबर का इन्होंने जो थ्योरी दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड हो गया और एनी सोशोलॉजी इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि इनकी फेमस थ्योरी सुसाइड को बताती है। सुसाइड इनकी फेमस थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करती है। इसके बाद इमाइल दरखाइम जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट और फाउंडर माने जाते हैं फॉर्मल डिसिप्लिन के, जो कि हमारी डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट है जो कि हमारा सोशोलॉजी है, उसके ये फाउंडर भी माने जाते हैं। हमने जब सोशोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर ही देखा था तो उसमें हमने देखा था कि इमाइल दरखाइम उन लोगों में से हैं जिन्होंने सोशोलॉजी को जन्म दिया था। तो ये भले ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली में बिलोंग करते हो बट इन्होंने सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को जो जन्म दिया वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने काफ़ी ब्रॉड मैक्रो पर्सपेक्टिव पे इन्होंने स्टडी करी है। तो इन्होंने मैक्रो पर्सपेक्टिव पे स्टडी करी सोसाइटी की और फिर इन्होंने चीज़ों को निकाला है और फिर उनको प्रेजेंट किया है सोसाइटी में, और सब्जेक्ट जो है वो सोशोलॉजी है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इमाइल दरखाइम जो है by the time he entered the École Normale Supérieure in 1876, he broke with his religious orientation and declared himself agnostic। ये अपने आप को किसी भी रिलीजन के बाउंड नहीं समझते हैं और फिर ये अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि वो एक एग्नोस्टिक है।
इसके बाद हाउएवर हिज मॉरल अपब्रिंगिंग, उनकी जो ऐसी होती है, मतलब उनके संस्कार कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो सोशलॉजिकल थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंड्योर करते हैं, और उसके बाद वो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी लेकर आते हैं जो डिटरमाइन करते हैं बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी को। और फिर वो एक ऐसी रिलीजियस फैमिली से आते हैं, रिलीजियस फैमिली क्योंकि उनके जो फादर थे, उनके ग्रैंड फादर थे, ये सब पारसी थे, तो ये सब फादर्स थे, तो ये लोग बहुत ही एक रिलीजियस फैमिली से आते हैं। और इन्होंने, इनकी जो लास्ट बुक है उसमें, इनकी जो लास्ट बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इन्होंने इस बुक में अपनी विश को फुलफिल किया। वो विश क्या थी? फॉर डेवलपिंग अ सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, कि जो रिलीजन है वो सेक्युलर कैसे है, क्या सेक्युलरिज्म है, ये इन्होंने अपनी बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में बताया है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद आती है बात, सोसाइटी जो है वो दरखाइम के लिए एक सोशल फैक्ट की तरह है जो एग्जिस्ट करता है मॉरल कम्युनिटी में एंड अबव द इंडिविजुअल, और वो किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर है। इन्होंने बोला भी है कि सोसाइटी हैज़ अ रियलिटी ऑफ इट्स ओन ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल्स हु कंप्राइज इट। सोसाइटी एक खुद की रियलिटी है, सोसाइटी की एक खुद रियलिटी है कोई, जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स के बहुत परे है। वो इंडिविजुअल्स को, जो हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, उससे बहुत ऊपर है। तो सोसाइटी इज़ नॉट जस्ट अ सोसाइटी, इट्स अ सोशल फैक्ट जो किसी भी इंसान के बहुत ऊपर है। द टाइज दैट बाउंड पीपल इन ग्रुप्स वर क्रूशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल क्या करता है? वो सोसाइटी में सिर्फ अकेले सोसाइटी का फॉर्मेशन नहीं करता है, वो जो है वो कई सारे ग्रुप्स में इंक्लूडेड है, कई सारे इंडिविजुअल्स से लिंक्ड है, और ये सारे इंडिविजुअल्स मिलके सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए दरखाइम बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है उससे बहुत ऊपर है सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं वो। इसके बाद इसके बाद जो इन्होंने बोला है कि ये जो टाइज है और जो सॉलिडारिटीज़ है और जो एक्सर्टेड प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है किसी इंडिविजुअल पे, किसी ग्रुप पे, वो उसकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है। कि अब कोई भी इंडिविजुअल है, ये इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि हम इमाइल दरखाइम को बहुत डिटेल में समझ रहे हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि उन्होंने किस बेसिस पे सुसाइड जैसी थ्योरी दी है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने दी, इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी दी है, जो अभी हमने देखा भी। इन्होंने सुसाइड की थ्योरी दी है, जो कि इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है और बहुत बहुत ही अच्छी थ्योरी है। तो इन्होंने क्या किया ऐसा? इन्होंने देखा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है इंसान पे, जो एक्सटर्नल प्रेशर कौन लगा रहा है? यही सोसाइटी लगा रही है। ये जो सोसाइटी एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही है, ये सोसाइटी जो एक्सटर्नल प्रेशर किस पे लगा रही है? इंडिविजुअल पे लगा रही है। तो वो उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से वो क्या करने लगते हैं? सोसाइटी जो है उस इंडिविजुअल से हाई एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। कि हमने ये डॉक्टर वाली बात की थी, डॉक्टर अगर आपको याद हो, तो हमने बात की थी कि डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। बट क्यों? क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की, एंड इफ हाई सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, और अगर वो बच्चा उस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, अगर डॉक्टर यानी वो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, वो एमबीबीएस नहीं कर पाता है, तो उसको एक एक्सटर्नल प्रेशर देखने को मिलता है, एक उसको रेस्ट्रेन देखने को मिलता है फ्रॉम दी सोसाइटी, और उस प्रेशर की वजह से, उस कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो पैटर्न चेंज होने लगते हैं। यानी जो वो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की वजह से, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आता है, जिसको हम बिहेवियरल पैटर्न्स बोलते हैं। इन पैटर्न्स के चेंजेस को वेरिएबल बोलते हैं, यानी पैटर्न्स वेरिएबल बोलते हैं, और इसकी वजह से एक लिमिटेशन सेट हो जाती है, और उस लिमिटेशन की वजह वो इंडिविजुअल कुछ ऐसा कदम उठा लेता है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर, बिकॉज ऑफ सोसाइटल फैक्टर, जिसकी वजह से उसकी चॉइस जो है वो
क्या हो जाती है, उसकी चॉइसेस जो हैं वो इफेक्ट कर जाती हैं, यानी चॉइसेस पे रेस्ट्रेन हो जाती हैं, चॉइसेस पे कंस्ट्रेंट्स लग जाते हैं, तो उसकी वजह से वो कुछ ऐसे सुसाइड जैसे कदम उठा लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, और ये थ्योरी हमें आज के समय में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोटा सुसाइड्स। कोटा के जो बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं, तो उनका क्या रीज़न है कि वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ वो जेई या नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं, कोचिंग करते हैं। कोचिंग में वो अपने पीयर्स कौन है, हम लोग बात कर चुके हैं इनकी, वो अपने पीयर्स के साथ बैठते हैं, उनके साथ स्टडी करते हैं। स्टडी में उनको प्रेशर आता है, उनको उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीयर प्रेशर बोलते हैं, कि उनको लगता है कहीं उनके साथ वाला जो बच्चा है वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो नहीं कर पा रहे। दैट इज़ द रीज़न कि वो क्लासेस मिस करने लगते हैं, उसकी वजह से सुसाइड जैसे वो कदम उठा लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये कोई इंडिविजुअल का अपना थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले ही बात की है कि सोसाइटी यानी सोशलॉजी जो है वो कभी भी किसी इंडिविजुअल के थॉट पे बेस्ड ही नहीं है, वो तो रिसर्च मांगती है, और ये रिसर्च ही हुई है, ये रिसर्च ही बताती है कि कोटा में जब ऐसे सुसाइड के केसेस आ रहे थे सामने, जब लास्ट ईयर हमने देखे कि इतने सारे केसेस हुए हैं, 10-11 बच्चों ने पूरे एक साल में सुसाइड किया है, तो उसके पीछे के रीजंस क्या थे? तो सब में एक पैटर्न देखने को मिला है। जिन पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिनको हम सोशलॉजी में वेरिएबल पैटर्न्स बोल रहे हैं, जिनको हम पैटर्न्स बोल रहे हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स बोल रहे हैं, वो बिहेवियरल पैटर्न्स में नोटिस किया गया है, रिसर्च में नोटिस किया गया है कि वो लोग सबसे पहले क्लासेस मिस करने लगते हैं, बच्चे क्लास मिस करने लगते हैं, टेस्ट मिस करने लगते हैं, स्किप करते हैं, बंक करते हैं, और फिर जाके ऐसे कदम उठा लेते हैं बिकॉज उनको लगता है कि अब वो नहीं कर पाएंगे। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कौन सी चॉइसेस कौन से रिजल्ट्स देती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ चॉइस इन सोशल एक्शन मीन्स दैट बिहेवियर कुड नाउ बी प्रेडिक्टेड एज इट फॉलोड अ पैटर्न। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ चॉइस जो है वो सोशल एक्शन में हमें ये दिखा रही है कि बिहेवियर जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है अगर किसी पैटर्न को फॉलो किया जा सके। अगर किसी पैटर्न को आप फॉलो कर लेते हो तो आप किसी के बिहेवियर को प्रेडिक्ट बिल्कुल कर सकते हो। सो बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर हमने क्या जाना कि पैटर्न्स जो है वो प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं, नॉर्म्स क्या है, कोड्स क्या है, सोशल सॉलिडारिटीज क्या है जो उनको गवर्न करती है। क्या नॉर्म्स है? नॉर्म्स क्या है कि टेस्ट देना ज़रूरी है, नॉर्म ये है कि क्लास टेस्ट देना ज़रूरी है, और जब वो बंदा क्लास टेस्ट नहीं दे रहा है, ये नॉर्म है, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे कदम उठा रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलती है। दरखाइम ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जिस टाइम इन्होंने एक्सप्लेन किया उस समय इनको शायद ये चीज़ मालूम होगी कि आगे आने वाली सोसाइटी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दैट्स वाई तभी उन्होंने इतनी जल्दी इस थ्योरी को प्रेडिक्ट कर लिया। नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बहुत सारे एम्पिरिकल डेटास को उन्होंने रखा है सामने, और इन्होंने सुसाइड की थ्योरी जो है वो ऐसे ही नहीं दे दी है, उन्होंने बाकायदा पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट्स ली हैं और एफआईआर रिपोर्ट्स को इन्होंने देखा है, उन पर रिसर्च किया है, एंड देन इन्होंने थ्योरी दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि रिसर्च बेस्ड है। अब जो दरखाइम है वो क्या देख रहे हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट भी देख रहे हैं जो कि किसी इंडिविजुअल पे इम्पोज किया जाता है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि आपको कैसे बिहेव करना है। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर आपने देखा हो, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं। इलेक्शंस के 24 घंटे या 48 घंटे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, कि वो प्रचार नहीं कर सकते। अब 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ऐसे इमाइल दरखाइम ने एक टर्म दिया कोड ऑफ कंडक्ट, और उन्होंने बोला कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है
ये किस पे लगाया जा रहा है? ये किसी इंडिविजुअल पे लगाया जा रहा है, और जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को लिमिट कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन इंडिविजुअल्स बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। एक कलेक्टिव एग्रीमेंट होगा, सोसाइटी उसको कलेक्टिवली एग्री कर रही होगी कि हाँ ठीक है ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ मतलब लगाई जा रही है। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको कौन लगाता है? ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगाती है, करेक्ट है। फिर इसके बाद तो इन्होंने भी यही बोला कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है किसी इंडिविजुअल पे, और वो एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है जो कि एविडेंट है इन प्रैक्टिसेस का, जो एवरीडे लाइफ की प्रैक्टिसेस हैं उनको एविडेंस देता है, उनके लिए एक एविडेंस है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी जो दरखाइम डेवलप करते हैं वो किस बेसिस पे है? वो रिकॉग्निशन ऑफ मॉरल फैक्ट्स के बेसिस पे है। अब ये मॉरल फैक्ट्स क्या हैं? तो मॉरल फैक्ट्स आर द फिनोमिना लाइक अदर्स, दे कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ एक्शन रिकॉग्नाइजेबल बाय सर्टेन डिस्टिंक्टिव characteristics. I must then be possible to observe them, describe them, classify them, and look for certain laws explaining them. मॉडल कोड्स वर मैनिफेस्टेशंस ऑफ पर्टिकुलर सोशल कंडीशंस। कैसी सोशल कंडीशन होनी चाहिए, कैसी होगी, ये मॉडल कोड है उस चीज़ का एक मैनिफेस्टेशन। मतलब ECI अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर वो लगाता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये काम नहीं करेंगी, यानी प्रचार नहीं करेंगी, अब लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगी, ठीक है, जिससे कि लोग डिसाइड कर पाए कि उन्हें किस पार्टी में वोट डालना है, किस पार्टी को वोट देना है। वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज नहीं हो, कोई दंगा नहीं होगा, कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसी चीज़ों को एस्पायर मतलब वो मैनिफेस्ट करते हैं। कौन मैनिफेस्ट करते हैं? ECI मैनिफेस्ट करती है ऐसी। तो इसी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हैं जो इंडिविजुअल पे लगाए जा रहे हैं, और वो एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बंदे ने किसी पर्टिकुलर बंदे पे कोई रूल लगा दिया, नहीं, वो एक एग्रीमेंट है जो सोसाइटी एग्री कर रही है उस चीज़ को, और उस चीज़ को कोड ऑफ कंडक्ट बोला। कोड मतलब काफ़ी सारी रूल्स एक आपको लिख के दे दिए गए, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट है और उसको मैनिफेस्ट किया जा रहा है और पर्टिकुलर सोशल कंडीशंस पे अप्लाई किया जा रहा है कि ऐसी सोशल कंडीशन पे ये चीज़ ऐसी हो सकती है, ये मैनिफेस्टेशन है, और फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, करेक्ट है। इसके बाद है द मोरालिटी अप्रोप्रिएट फॉर वन सोसाइटी वॉज इनअप्रोप्रिएट फॉर अदर। तो वो बोल रहे हैं कि जो एक के इंसान मोरालिटी हो सकती है, या अब जिसने कोड ऑफ कंडक्ट लगाया क्या मतलब सोसाइटी लगा रही है, तो जिसने कोड ऑफ कंडक्ट लगाया है, जिस सोसाइटी ने कोड ऑफ कंडक्ट लगाया है उसके लिए तो ये मॉरल हो गया, बट जिसके ऊपर लगाया वो तो इमोरल है ना। तो जो चीज़ें एक तरफ मॉरल नज़र आ रही हैं वो दूसरे के इंसान के लिए इमोरल भी हो सकती हैं, ऐसा दरखाइम बोलते हैं। तो दरखाइम क्या बोल रहे हैं कि जो प्रिवेलिंग कंडीशन है सोसाइटी की वो डिड्यूस की जाती है फ्रॉम द मॉरल कोड्स, और इससे क्या है सोशलॉजी एक नेचुरल साइंस की तरह सामने आती है, अकिन टू द नेचुरल साइंस, एंड वॉज इन कीपिंग with his larger objective of the establishing sociology as a rigorous scientific discipline. अब दरखाइम क्या देख रहे हैं सोशोलॉजी में, वो क्या बता रहे हैं सोशोलॉजी को, तो वो ये बोल रहे हैं कि सोशोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है कैरेक्टराइज बाय टू एडजाइनिंग या टू डिफाइनिंग फीचर्स। पहला, सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशोलॉजी का, सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो वो क्या है, स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, क्या है सोसाइटी में फैक्ट्स क्या हैं उनको स्टडी करना। एंड अदर इज साइंसेस जिससे सोशोलॉजी कंसर्न्ड है, साइंसेस यानी कि किस चीज पे सोशोलॉजी वर्क करती है, कंसर्न इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली विद दैट ही कॉल्ड द इमरजेंट लेवल। कैसे सोसाइटी किस चीज पे वर्क करती है, क्या साइंस है उस पे। तो दो फैक्टर्स हैं जिसको दरखाइम स्टडी करते हैं और वो सोशोलॉजी के विजन को डेवलप करते हैं। वो क्या है, पहला कि वो स्टडी करते हैं किसकी, सोशल फैक्ट्स की, और दूसरा ये है कि वो साइंस को डेवलप करते हैं, वो ये बताते हैं कि सोशोलॉजी की साइंस है क्या, आखिर ये तो जाने। तो वो बोलते हैं द लेवल कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ वेयर सोशल फिनोमिना कैन इमर्ज। फॉर एग्जाम्पल सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक
रिलीजन और फैमिली, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजन और फैमिली, और सोशल वैल्यूज हैं जैसे कि फ्रेंडशिप, पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, दोस्ती, ये जो है ये सोशल वैल्यूज है। ये तभी पॉसिबल है जब एक कॉम्प्लेक्स होल दैट वाज लार्जर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, जब दोस्ती बड़ी हो, दोस्तों से, जब देशभक्ति बड़ी हो देशभक्तों से, ये बोल रहे हैं ये, तब वो एक कॉम्प्लेक्स होल बनाती है, एक पूरा पार्ट बनता है। ऑल्दो इट इज कंपोज्ड entirely of individuals, a collective a collective social identity, a social entity like a football or cricket team becomes something other than and much more than just a collection of 11 persons। समझ में आ गया होगा हमें क्रिकेट जो है ना वो इंडिया में क्या है, इमोशन है, ऐसा बोलते हैं ना, क्रिकेट इज एन इमोशन, इट्स नॉट जस्ट अ गेम। तो ये इमोशन क्यों है, क्योंकि क्रिकेट है, वो लोग खेलते हैं उसको, तो इसलिए नहीं खेलते हैं कि हाँ 11 प्लेयर्स हैं जीतेंगे या हारेंगे, नो, वो इसलिए खेलते हैं कि जीतना है, देश के लिए जीतना है, इंडिया जीतेगा, करेक्ट है, इंडिया जीतेगी, ये हमारे अंदर इमोशन है कि यार आज इंडिया का मैच है, इंडिया जीतने वाली है। तो ये है वो 11 प्लेयर्स कौन है, कौन खेल रहा है, कौन अच्छा प्लेयर है, कौन नहीं अच्छा प्लेयर है, उस टाइम पे कोई ये नहीं सोचता है, सिर्फ इंडिया को जिताना सबको है। तो ये एक इमोशन है। तो सेम चीज़ उन्होंने बोली कि इससे बहुत, क्रिकेट टीम जो है वो तब बनती है जब आप क्रिकेट टीम को एज अ होल देख रहे हो, आप इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट 11 प्लेयर्स को नहीं देख रहे हो। सेम चीज़ है ऐसे ही बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे टीम हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हो गई, कुछ भी। तो ये है इमरजेंट लेवल ऑफ सोशोलॉजिकल स्टडीज़, कि अब इसको स्टडी करना है कि अच्छा ऐसा क्यों है, रिलीजन एक कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बना, ये सारी चीज़ें। तो सेकेंड डिफाइनिंग फीचर जो दरखाइम की विजन ऑफ सोशोलॉजी का है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द नेचुरल साइंसेज जो है वो एम्पिरिकल डिसिप्लिन हुआ करती है, मतलब एम्पिरिकल मतलब एक रिसर्च बेस्ड डिसिप्लिन है, जो बाकी सारी नेचुरल साइंसेज है जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं, जैसे बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, रिसर्च बेस्ड है। दिस वॉज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्लेम टू मेक अ सोशल फिनोमिना आर बाय देयर वेरी एब्स्ट्रैक्ट नेचर, क्योंकि उनका नेचर बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। वी कैन नॉट सी अ कलेक्टिव एंटिटी लाइक जैन कम्युनिटी। अब आप नहीं देख सकते हो, है ना, सोशोलॉजी उन्हीं चीज़ों को तो स्टडी कर रही है जो ऐसे नहीं दिख रही हैं बट एग्जिस्ट करती हैं बट दिख नहीं रही, ठीक है। और बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी और द नेपालीज और इजिप्शियन नेशनल कम्युनिटीज़, तो इन सारी चीज़ों को कौन देखेगा, बाकी सारी नेशनल साइंसेज तो नहीं देख रही हैं। तो कोई तो एक साइंस है ना जो देख रही है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारा बात कर चुके हैं डेप्थ में, कैसे सोशोलॉजी का बर्थ होता है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। बट क्योंकि दरखाइम भी उसी जगह से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर हमें ये चीज़ दरखाइम भी बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट है, एंटिटीज़ हैं जैसे कि सोशल फैक्ट्स, जो कि ऐसे किसी भी ऑब्जर्वेशन पे स्टडी नहीं की जा सकती जैसे बाकी साइंसेस करती हैं, इसके लिए अलग से रिसर्च चाहिए। और रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, एम्पेरिकली वेरीफाइबल एविडेंस भी होना चाहिए। ऑल्दो नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, सोशल फैक्ट्स वर इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जैसे अभी हमने बात की कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, अब दिख नहीं रहा है बट एग्जिस्ट तो करता है, जैसे कि उन्होंने अपनी स्टडी ऑफ सुसाइड में बताया। तो ईच इंडिविजुअल केस ऑफ सुसाइड वॉज स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल एंड हिज हर सब सर्कमस्टेंसेज। हमें ऐसा ही लगता है कि अरे यार इसने सुसाइड किया तो इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, किसकी कोई समस्या होगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी या रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी या इमोशनली वीक होगा, इस तरीके का। ये मतलब हमारा पीओवी है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट नहीं, इसके पीछे बाकी जो 1000 लोग सुसाइड कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो बाकी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में उनके रीजंस और इनके रीजंस का एक पैटर्न तो नहीं सेट है क्या, एक बिहेवियरल पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या, ये सारी चीज़ें सोशोलॉजी स्टडी करती है।
सोशल बिहेवियर देखिए वहीं लिखा है कि एग्रीगेटेड पैटर्न्स को कंसाइज वे में और कंसोलिडेट करना, यही तो काम है। सोशल फैक्ट्स क्या है? सोशल फैक्ट्स कुछ चीज़ें हैं, ये कैसे हैं, कैसी चीज़ें हैं? दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल बट कंस्ट्रेन देयर बिहेवियर। इंस्टीट्यूशंस लाइक लॉ, एजुकेशन, रिलीजन, ये सब सोशल फैक्ट्स हैं। इंडिविजुअल को डायरेक्ट तो नहीं वो कर रहे हैं, इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको लिमिट कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रेन डाल रहे हैं, उस पर लिमिटेशंस लगा रहे हैं। एजुकेशन, अब किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उस पर लिमिटेशन है ना कि उसको 8 बजे अगर एंट्री है स्कूल में तो 8 ही बजे आना है। फॉर गर्ल्स रेस्ट्रिक्शंस है कि आपको 2 चोटियां बना के आनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, रेस्ट्रेंट्स तो डाल रही हैं, यही सोशल फैक्ट्स हैं, इन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। बिलीव्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, कलेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या है, ये। अब आते हैं दरखाइम की मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की जो इनकी थ्योरी है वो हमें कैसे डिवीजन है सोसाइटी में लेबर का वो बताती है, जिसको दरखाइम एनालाइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि कैसे प्रिमिटिव सोसाइटी से लेके आज की मॉडर्न सोसाइटी इवॉल्व हुई है। इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को बेसिकली ये एक्सप्लेन करते हैं। तो दरखाइम जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी को बताते हैं और बोलते हैं कि कैसे प्रिमिटिव से मॉडर्न सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई है। और वो बताते हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्रिमिटिव यानी पुरानी सोसाइटीज़, जो बहुत ही पुरानी सोसाइटीज़ है, वो जो है वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी पे बेस्ड है। यानी जो मॉडर्न, जो जो पुरानी सोसाइटीज़ है, यानी जो एंशियंट यानी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी पे बेस्ड है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी पे बेस्ड है। और जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पे बेस्ड है। तो वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पे बेस्ड है। ये कौन बता रहा है? ये दरखाइम बता रहा है। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है क्या? तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज फाउंडेड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी किस पे फाउंडेड है? इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर क्या है उस पे, और वो स्मॉल पॉपुलेशंस को गवर्न करता है। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटीज उन्होंने बोला मैकेनिकल सॉलिडारिटी पे बेस्ड है। तो प्रिमिटिव यानी एंशिएंट सोसाइटीज, जब हमने देखा कि अर्ली ह्यूमन की बात हम करते हैं तो हमने देखा कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर वहाँ पे कैसा है। एक इंडिविजुअल जो है वो हंटिंग कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, अर्ली ह्यूमन है, हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, और हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, वो खाना मार काट कर रहा है, जानवरों को मार रहा है और खा रहा है, पका के खा रहा है, कैसे खा रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। तो ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, जहाँ पे इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो सेम है, सिमिलैरिटी पाई गई है। एक ग्रुप ऑफ जो ग्रुप है उनका, आदिवासियों का या अर्ली ह्यूमंस का, सब सेम ही तरीके का काम कर रहे हैं, सेम तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, सेम तरीके पता नहीं जिंगाला हु कर रहे हैं, जैसी भाषा बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें सेम है, सब सेम पाया गया है। स्मॉल पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है, स्मॉल सोसाइटीज़ है, भाई वो भी तो सोसाइटीज़ है, वो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, ये चीज़ है। और ये क्या है, it typically involves a collection of self-sufficient groups where each person within a particular group is engaged in similar activities or function। सब सेम तरीके की एक्टिविटीज करें, मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, सॉलिडारिटी मतलब समता है, मैकेनिकल सब सेम तरीके का काम कर रहे हैं और कोई और सेल्फ सफिशिएंट है, खा रहे हैं पी रहे हैं और बस जो भी नॉर्मल काम होते हैं वो सारे वो अच्छे से कर पा रहे हैं। As the solidarity or ties between these people or similarity and personal relationships in such societies are not very tolerant, वो tolerant नहीं होते। Any violation of the norms and community attract harsh punishment। आपने देखा होगा बहुत harsh punishment दे देते हैं, अगर किसी भी बंदे ने कुछ गलत काम किया है या किसी उसको पनिशमेंट देनी है तो बहुत हार्श पनिशमेंट होगी, हार्श पनिशमेंट इवन उनको मार तक दिया जाता है ना। तो ऐसे आपने चीज़ें देखी होगी मूवीज़ में या कहीं पे भी आपने पढ़ा भी होगा। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो है वो रिप्रेसिव लॉज को बनाती है और प्रिवेंट करती है डेविएशन फ्रॉम द कम्युनिटी नॉर्म्स। यानी जो हमारे कम्युनिटी नॉर्म्स हैं, मतलब एंशियंट सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं, अर्ली ह्यूमन सोसाइटी की अगर हम, तो वो अर्ली ह्यूमन बड़ा फिक्स्ड है, वो अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं निकलते,
वो बस उसी में फिक्स्ड है, उसी के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। अगर वो डेविएट होते हैं अपनी सोसाइटी के बाहर तो उनको हार्श पनिशमेंट झेलनी पड़ती है, एंड इवन डेविएशन इज नॉट पॉसिबल इन दो सोसाइटीज, पॉसिबल ही नहीं है, वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते अपनी सोसाइटी। बट आज की सोसाइटी जो मॉडर्न सोसाइटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को फॉलो कर रही है, यानी कि वो हेट्रोजेनिटी पे बेस्ड है। हेट्रोजेनिटी मतलब वो डिफरेंट चीज़ों पे बेस्ड है, हेट्रोजेनस है। हेट्रोजेनस इन नेचर मतलब सेम तरीके की सोसाइटी नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं, रिलेशनशिप्स अलग अलग हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स यानी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई टीचर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई काम कर रहा है, तो डिफरेंट तरीके की सोसाइटीज़ है। सोसाइटी हेट्रोजेनस हो गई है, काम डिवाइड हो गए हैं और लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। यहाँ पे सेम काम नहीं है, लोग सेम तरीके से सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे इंडिपेंडेंस है और इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस कैसे है, अगर कोई स्टूडेंट है वो टीचर पे डिपेंडेंट है, टीचर प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल स्कूल के स्टाफ पे डिपेंडेंट है, तो चीज़ें हैं, इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पे भी। और ये लोग सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि इंटरडिपेंडेंस इज वेरी रिप्रेसिव हियर, ऐसा नहीं है, उसको चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। और हार्शर पनिशमेंट देखने को इतना नहीं मिलती है, मल्टीपल रोल्स और टाइज हैं, और इतनी हार्श पनिशमेंट नहीं है। रेस्टिट्यूटिव इन नेचर है रैदर देन रिप्रेसिव। रेस्टिट्यूटिव मतलब जो थोड़ी सी टॉलरेंट होती है, यहाँ पे रिपेयर और करेक्ट करने को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि सीधा मार दो काट दो, वो वाला सीन नहीं है। क्रिमिनल एक्ट को रिपेयर करने का कोशिश किया जाता है, करेक्ट करने का कोशिश है, इसीलिए जेल का ड्यूरेशन होता है। इतनी जल्दी किसी को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी नहीं दे दी जाती है, बहुत ही कम लोगों को कैपिटल पनिशमेंट मिली है आज तक। ओके, प्रिमिटिव सोसाइटीज में ऐसा नहीं था। आप देखते हो, आपने शायद एक फंटुश मूवी थी आई थिंक, उसको देखा होगा, उसमें भी कैसे क्रिमिनल बिल्कुल सीधा कैपिटल ही पनिशमेंट, मार दो, गला ही काट दो, ऐसे तरीके की सोसाइटीज एग्जिस्ट करती है ना। वो लोग भी थोड़ा अर्ली ह्यूमन टाइप का थोड़ा उन्होंने दिखाया है, नॉट दैट टाइप, लेकिन फिर भी कुछ उसी तरीके का, जो पत्ते वत्ते पहनते हैं और इस तरीके का थोड़ा जिंगलाला हु टाइप सोसाइटीज दिखाई है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से देखी कि डिवीजन ऑफ लेबर में हमने उन्होंने देखा कि दो चीज़ें बताई हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो कि मॉडर्न सोसाइटी है, और मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो कि एंशिएंट सोसाइटीज़ थी। यहाँ पे सबके अलग अलग रोल्स हैं। ऑर्गेनिक में आज की सोसाइटी बहुत डिफरेंट हो चुकी है, हेट्रोजिनस हो चुकी है नेचर में, लोग खाना पीना एजुकेशन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, और यहाँ से हमें डिवीजन ऑफ लेबर का एक अच्छा परव्यू मिल जाता है, जो कि दरखाइम हमें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि empirically validated, clearly manifested, discussed the different types of social solidarity, उन्होंने सोशल फैक्ट की तरह प्रेजेंट किया है, सेक्युलर एनालिसिस दिया है, खुद का कोई इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सोशल टाइज पे बेस्ड है सब कुछ। ये सारी चीज़ें हमने दरखाइम के बारे में यहाँ पढ़ी। अब इसके बाद है हमारे थिंकर नेक्स्ट मैक्स वेबर, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इमाइल दरखाइम बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, सो इनकी सुसाइड की थ्योरी जो है वो इतने अच्छे से यहाँ पे नहीं दी है, बिकॉज क्योंकि सुसाइड की थ्योरी अलग से एक्सप्लेन की जाएगी, और वो 12th में ज़रूर पढ़ना होगा, और अभी 11th में बहुत ही ब्रीफली इंट्रोडक्शन था। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हम फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट को पढ़ें या वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट को पढ़ें, इमाइल दरखाइम बहुत इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट है, नो डाउट, और उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया भी है सोशोलॉजी को। हमने डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ लिया, सोशल फैक्ट्स हमने देखे कि कैसे सोशल फैक्ट्स क्या हैं, रिलीजन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दीज आर ऑल सोशल फैक्ट्स। सुसाइड का थ्योरी हमने थोड़ा देखा, हमने रिलीजन और सोसाइटी देखा। तो ये सारे जो हैं दरखाइम के मेजर वर्क्स हैं जो हमारे सामने हैं। सो more for more content like this, please subscribe the channel and please do like share the video। ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे फॉर श्योर। और थोड़ा टाइम इसलिए लगा बिकॉज अभी आई वॉज नॉट वेरी वेल, इतना अच्छी तबीयत नहीं थी, थोड़ा गला भी ख़राब है इस चक्कर में, और वीडियो नहीं आ पाई। एंड यस मेरे एग्ज़ाम्स भी थे तो थोड़ा नहीं हो पा रहा था, बट नो डाउट वीडियोज़ आएंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू।